हेलो व्यूअर्स, मैं हूं राजीव कत्याल और आप सबका स्वागत है चैनल मेरा जीवन में। हमने कुछ दिनों पहले बातचीत करी थी श्री अमीर चंद रखेजा जी से और उनके जीवन के बारे में एक लंबा अनुभव जो है उसको हमने जाना था। इसी के कंटिन्यूशन में आज हम एक बार फिर रखेजा जी से बातचीत करेंगे और उनके जीवन के अनुभव उनसे जानेंगे। रखेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेरा जीवन में। हमने पिछली बार आपसे जाना था कि आपका जो अर्ली चाइल्डहुड है, आपको क्या क्या याद है, आपका जन्म स्थान कहाँ था, और हमने जाना था कि आपकी जो पैदाइश है वो जामपुर तहसील डेरा गाजी खान, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुई थी। हम उसमें थोड़ा और आपसे आज बातचीत करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या याद है वहाँ अपने उस फैमिली होम के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन लोग थे वहाँ जामपुर के उस घर में? हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें अनुभव। हमारे जामपुर में बिजली नहीं होती थी। मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप होते थे जिसमें बैठकर हम पढ़ा करते थे। लेकिन हमारे घर में बैटरी से जलने वाली बल्ब भी कुछ लगे हुए थे। हम उन्हीं के अंदर ही बैठ के पढ़ा करते थे। हमारा घर रखेजी बेड़ा में था। घर का मुझे अच्छी तरह याद है। घर में नीचे के फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर हमारे बड़े चाचा जी रहते थे। फिर सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से ऊपर जाके हमारे पास एक बहुत बड़ा हिस्सा मकान का था जहाँ पे हम रहते थे। रोशनी के लिए मैं बता चुका हूँ, बीच में मंग था जो लोहे की सलाखें थी ताकि नीचे रोशनी जाए। हमारे घर के आसपास सारे लोग अच्छे अच्छे लोग रहते थे। श्री गोपाल दास जी, उनके पिताजी और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति रहते थे। जब हमको पता चला कि अब ये देश दो हिस्सों में बट गया है। रखेजा साहब, आपको ये फीलिंग कैसे पता चला कि भी ऐसा कुछ होने वाला है कि देश का बंटवारा होने वाला है और ये जगह आपको वहाँ पर अपना वो मकान जो है छोड़ना पड़ेगा? ये फीलिंग कैसे मालूम चली? मुझे लगता है हमारे पास एक रेडियो टाइप की मशीन थी। वहाँ से मैं तो नहीं समझ पाता था, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग उसको सुनते थे और पता करते थे। तो जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हमको पता लग गया कि भारत के दो टुकड़े, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गए हैं और हम हिंदुओं को ये घर, ये जामपुर छोड़ के हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा। उस समय माहौल थोड़ा बदल गया और हमारे कुछ शहर के लोग, डिस्ट्रिक्ट डीजी खां, डेरा गाजी खान जो जा रहे थे, उनको मुसलमानों ने रास्ते में मार दिया। उसमें एक नाम मुझे चंदन राम डेणी साहब, डेणी, उसका नाम याद आ रहा है, जो वाण का काम करते थे। वाण का मतलब जो लकड़ी के पलंग के ऊपर वाण लगाया जाता है, उसके ऊपर सोते। हाँ, जिसको हम आजकल वो नेवार बोलते हैं, वो नेवार वाले पलंग होते थे। नहीं थी,
वो जो होता है वाण होता है जिसको बुना जाता है, तो उनकी डेथ हो गई और भी 2-4 लोगों को उन्होंने मार दिया। तो इससे दहशत का माहौल वहाँ पे पैदा हो गया और हमें पता लग गया कि एक ना एक दिन हमको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। हम डर के माहौल में रह रहे थे, तो सारे जमपुर निवासियों ने ये तय किया कि हम सब एक ही महल्ले में इकट्ठे हो जाएं। वो चौधरी का महल्ला था। बाकी चारों ओर से हमारे शहर के जो नौजवान लोग थे उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। वो छतों के ऊपर पत्थर, ईंटें, तेल, तलवारें और सब इस तरह की चीज़ें उन मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए और औरतों की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। लेकिन हमारा सारा शहर एक ही जगह पे एकत्रित था। वहीं पे ही सबके लिए रोटी बनती थी। वहीं पे सब लोग खाली समय में रोटी खाने के बाद भगवान से प्रार्थना करते थे, कथा कीर्तन करते थे और भगवान से कहते थे, प्रभु हमारी रक्षा कर। एक दिन क्या हुआ, हमने देखा रात के समय कि बहुत सारे मुसलमान मशालें लेकर हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने सोचा हम मुकाबला तो करेंगे, अगर किसी कारण से हम हार गए, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा लग रही थी, उनके पास बंदूकें थी, तलवारें थी, ऐसे बताया जाता है, तो सब हम लोग दहशत में थे। लेकिन हमारे जो नौजवान थे वो शहर के चारों ओर की छतों के ऊपर तैनात थे कि हम पहले इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन जब उनको देख लिया तो लोग आपस में गले मिलने लगे। पता नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता, पता नहीं फिर बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन प्रभु की कृपा हुई। उस वक्त कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो। तो क्या हुआ, हमारे सामने जो हम देख रहे थे कि वो मशाल लिए हुए मुसलमान आ रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ कि एकदम जोर से बारिश आ गई। बारिश आने से उनकी मशाल बुझ गई, अंधेरा छा गया और वो फिर वापस चले गए। तो इस प्रकार भगवान ने हमारी रक्षा की। अगले ही दिन मिलिट्री आ गई। वो मिलिट्री जो थे गोरखा मिलिट्री थी। उन्होंने आके हमको कहा हम आ गए हैं, हम आपकी जान बचाएंगे, आप अपना थोड़ा थोड़ा सामान लेके ट्रक में बैठ जाओ। हमारे शहर में जो लारी होती थी वो पेट्रोल से नहीं चलती थी, वो कोयले से चलती थी। और वहाँ पे जो ये आए थे, ट्रक आए थे मिलिट्री के, वो तो डीजल से चलते थे। तो हमको सारे शहर के लोगों को बारी बारी उन्होंने उसमें बिठा दिया और वो काफिला वहाँ से चला गया। तो रखेजा साहब, जब ऐसा समय आया कि आपके फैमिली के सब लोग और आप भी सामान लेकर के उस लॉरी में बैठ रहे हैं और उस शहर से निकल रहे हैं, तो जो आपका, हालांकि आप तो बहुत छोटे थे उस टाइम, लेकिन जो भी और एल्डर लोग थे उनके फीलिंग उस टाइम में क्या थी कि वो एक अपने उस पुश्तैनी घर को हमेशा के लिए छोड़ करके किसी एक नई जगह की तरफ को जा रहे हैं। तो वो जो एक सबके अंदर एक एंजाइटी थी, जो फीलिंग थी, वो जो जिसने उसको फेस किया वही समझ सकता है। लेकिन आपको क्या ध्यान आता है इसके बारे में? उस समय डर का माहौल था, दहशत का माहौल था। उस समय हमें कुछ भी प्यारा नहीं लग रहा था, सिर्फ अपनी जान ही प्यारी लग रही थी कि किसी तरह से हम निकलें यहाँ से। हमें उस जगह को छोड़ने का दर्द तो था, लेकिन दहशत के सामने
हम वहाँ से निकलना ही चाहते थे, किसी भी कीमत पे हम वहाँ छोड़ना चाहते थे। वो ये सारे ट्रक मिलिट्री के लेके हमको ऐसी जगह पे ले आए जहाँ पे ट्रेन अवेलेबल थी। हमारे शहर में ट्रेन नहीं होती थी, ट्रेन वहाँ नहीं चलती थी, तो ये लोग वहाँ पे ले आए हमको जहाँ पे ट्रेन चलती थी। उस जगह का नाम था, अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मुझे इतना याद है मैंने कटी हुई ट्रेनें भी देखी। वो ऊंची जगह थी, हम नीचे पे थे, वहाँ से देखा कि बहुत सारे लोग कटे हुए उस ट्रेन के ऊपर भर के जा रहे थे, आ रहे थे। ये जगह जो थी वो वहीं आपका जो जामपुर जो शहर है उसी के कोई नजदीक कोई बड़ा उससे बहुत दूर थी, उससे बहुत दूर थी वो जगह, उससे बहुत दूर थी। डेरा इस्माइल खां, मुझे लगता है वो जगह थी या कुछ और। उसके बाद में मुल्तान एक बड़ा जगह आती है। नहीं, उसमें जो वो जो जगह थी उसका नाम मुझे, हमारे जामपुर से वो बहुत दूर थी, वो बहुत दूर थी। वहाँ से हमको ट्रेन पकड़नी थी, तो हमें बताया गया, हम छोटे बच्चे थे, कि ये ट्रेन से जो बिस्कुट आपको फेंक रहे हैं ये खाने के लिए नहीं है, ये जहर से भरे हुए बिस्कुट हैं, इनको मत खाना। बड़ी इंतज़ार के बाद रात के समय, शाम के समय एक ट्रेन आई, इन्होंने हमको उसमें ठूस ठूस के भर दिया। हम भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, सामान के ऊपर चढ़ के जैसे कैसे उसमें घुस गए, और वो ट्रेन धीरे 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 चलती चलती हमको अटारी बॉर्डर पर ले आई। जब अटारी पे ले आई तो फिर हमको बताया गया कि अब यहाँ से हिंदुस्तान शुरू। ट्रेन से उतरने के बाद सब लोगों को वहाँ से करनाल लाया गया। करनाल में बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पे हजार। सब जब आप ट्रेन से उतर करके उस जगह पर पहुंच गए जहां पर के आपको लगा कि अब आप एक सेफ जगह पर आ गए हैं, तो कैसा एक अनुभव उस टाइम में, कैसी एक मन की स्थिति आपको याद आता है कि रही होगी आपकी और आपके बाकी परिवार के लोगों को? आप जान सकते हैं कि एक बहुत राहत की सांस हमने ली जब हम हिंदुस्तान के अंदर आए, लेकिन हमारे पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ जो हम वहाँ से राशि, धनराशि ला सकते थे, कुछ गहने ला सकते थे, वो हम ले आए थे। तो वहाँ पे आके उन्होंने हमको करनाल के बहुत बड़े मैदान में हमको वहाँ पे उतारा। वहाँ पे हजारों की संख्या में टेंट लगे हुए थे। हमको टेंट में रहने के लिए कहा गया, एक एक फैमिली को एक एक टेंट दिया गया। हजारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे हमको थोड़ा बहुत आटा, थोड़े बहुत ये आग जलाने के लिए लकड़ियाँ, कोयले, इस तरह से राशन पानी का सामान दिया गया। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने घर में सब कुछ बनाया, राशन वगैरह वही देते थे। कुछ दिन के बाद वहाँ पे हैजा फैल गया। हैजा फैलने से लोगों की मौतें होने लगी, तो सरकार ने तुरंत वहाँ से हमको हटाया और अलग अलग जगह के ऊपर भेज दिया। पहले उन्होंने हमको पानीपत या सोनीपत है जगह, वहाँ पे भेजा। फिर एक दो दिन के बाद वहाँ से सीधा हमको भिवानी ले आया। भिवानी में एक शाम पाठशाला है जो भिवानी के बाहर है, जहाँ पे गुरुकुल की तरह एक जगह थी, वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। हमको वहाँ पे रहने के लिए कहा गया। हमारे बहुत से परिवार जितने उस शाम पाठशाला में आ सकते थे उतने परिवार वहाँ रह गए, बाकियों को विभिन्न स्कूलों में और कहीं कहीं जाके उन्होंने डाल दिया। इस शाम पाठशाला में हमारे पास बहुत ही छोटी जगह थी। हमारे पिताजी अपना काम ढूंढने के लिए
वहाँ से फिरोजपुर आए हुए थे। तो मैं अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ और माता जी के साथ वहाँ हम रहते रहे। आपकी उस टाइम में उम्र कितने साल की रही होगी? मैं समझता हूँ उस समय मैं आके वहाँ 5वीं या 6ठी में हुआ, तो आप समझ लीजिए 11-12 साल की मेरी उम्र रही होगी। हाँ जी। और आपके भाई बहनों में आप बड़े थे? हाँ, अपने भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था। तो एक जिम्मेदारी की भी फीलिंग आपके अंदर होगी कि अब बाकी सबको, मुझको भी उनका हाथ बटाना है घर में। तो उस समय हम ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से 2 वक्त की रोटी को जुटा पाए। तो राशन हमको सरकार देती थी, हम अपने घर में आके उसको बनाते थे और लकड़ियां जो है इधर उधर से इकट्ठी कर लाते थे, क्योंकि जो हमारी शाम पाठशाला थी वो शहर से बाहर थी और आसपास थोड़ा सा जंगल भी था। वहाँ से हम लकड़ियां ले आते थे और आके खाना वाना सब बनाया करते थे। उसी शाम पाठशाला से फिर मैं वहाँ भिवानी में पढ़ने के लिए जाया करता था। वो गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे मैंने 6ठी, 7वीं, 8वीं तक मुझे ध्यान है वह मैं पढ़ा। उसके बाद फिर वहाँ से हम दिल्ली आ गए। जब दिल्ली आए तो सबसे पहले हमको पुराना किला में रहने के लिए कहा गया। पुराना किला में अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक दीवार थी जो बाहर, जो किले के चारों तरफ होती। उस किले की दीवार में पार्टीशन लकड़ी के करके सब लोगों को बसाया गया और फिर उन्होंने वहाँ पुराने किले के अंदर बैरक बनानी शुरू कर दी। जब बैरकें बन गई फिर उन्होंने हमें उस किले की दीवार से हटाकर बैरकें दे दी। सबके लिए कॉमन टॉयलेट होता था, सबके लिए वो नहाने की जगह कॉमन होती उस थी। पुराने किले में आपको क्या याद आता है कि कितने लोग रहे होंगे? 5,000, 4,000, 6,000 या उससे भी ज्यादा? देखिए, पुराने किले की दीवारों में जो कैपेसिटी थी वो मैं समझता हूँ 5-1 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। तो वहाँ पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक स्कूल बनवाया, तो फिर मैं उसी स्कूल में पढ़ने लगा। वहाँ पे उन्होंने नलके लगवा दिए, लोग वहाँ पे नहाते थे। वहाँ पे धीरे धीरे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमको प्राप्त हुई। तो वहाँ से मैं पढ़ने के लिए दरियागंज जाया करता था साइकिल से। तो जब मैंने इसी स्कूल से 10वीं पास कर ली और फिर हम वहाँ से बैरक में भी शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पे एक कमरा था, एक कमरे के आगे छोटी सी जगह। ये बैरक वहीं थी पुराने किले के अंदर? पुराने किले के अंदर ये बैरक थी। बहुत सारे ब्लॉक उन्होंने बनाए थे, जितनी जगह थी वो खुली जगह थी, वहाँ बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे बैरक बना दी, जिसमें एक कमरा। पुराना किला जो दिल्ली का पुराना किला है, दिल्ली का उसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली का पुराना किला जो मथुरा रोड के ऊपर बना हुआ है, जो एग्जीबिशन ग्राउंड के बिल्कुल पास है। तो उसमें हम रहते थे। उसके बाद हमें बैरकों में शिफ्ट किया गया। बैरकों में शिफ्ट करने के बाद फिर हमने धीरे धीरे अपने मकान तलाश करने शुरू किए कि हम कहीं से यहाँ से उठे। आपके फादर तब कुछ जॉब वगैरह या कुछ काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने? भिवानी में मेरे पिताजी वहाँ पे काम, क्योंकि उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था, तो वो एक पेंटर के यहाँ बैठते थे और साइन बोर्डों के ऊपर लिखा करते थे। मैं स्कूल में पढ़ा करता था और शाम को मैं भी नौकरी करता था। अर्थात एक कॉलेज था वहाँ पे, वेस्ट कॉलेज, वहाँ पे मैं जो लोग टेनिस खेलते थे उनको बाल उठा के देता था। तो उसमें आपको कुछ वो पेमेंट मिलती थी ये करने की? उसमें मेरे को, मुझे जहाँ तक याद है 10 रुपए थे या 8 रुपए थे महीने के, वो मिलते थे। मैं उसी में ही खुश था। पढ़ के आता था स्कूल से, घर में थोड़ी देर अपना आराम किया, काम किया स्कूल का, फिर शाम के टाइम में यही काम करता था। तो वहाँ पे हमारा समय बहुत ही मुश्किल का रहा। दिल्ली में भी आके कोई बहुत
सुविधा नहीं मिली, लेकिन जब एक कमरे का घर उन्होंने दे दिया फिर हम थोड़ा सेफ हो गए और वहाँ पे रहे। 10वीं मैंने वहाँ से पास की, फिर मैं वहाँ से दरियागंज में DAV स्कूल में पढ़ने लगा। तो DAV स्कूल के बाद फिर मैं जब 10वीं पास कर ली पुराना किला गवर्नमेंट स्कूल से, फिर मैंने वहाँ पे रामजस कॉलेज में प्रेप की क्लास को ज्वाइन किया। प्रेप होती है 10वीं के बाद 1 साल का कोर्स, जिसे हायर सेकेंडरी के बराबर समझा जाता है। 10वीं प्लस 1 साल का प्रेप इक्वल टू हायर सेकेंडरी। तो हायर सेकेंडरी तक मैं वहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद वहाँ से हम शिफ्ट होके लाजपत नगर आ गए। लाजपत नगर में भी सरकार ने बहुत सारी बैरिक्स बनाई हुई थी। वहाँ पे हमारी एक जानने वाली लेडी थी, जो हम उसको नानी कहते थे, उसकी बैरिक थी। हमें उसने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, जब तक अपना मकान आप खरीदते हो मेरे साथ रहो, मेरे को भी सहारा हो जाएगा, आपको भी सहारा हो जाएगा। तो फिर हम वहाँ लाजपत नगर में फर्स्ट में चले गए। धीरे धीरे हमने अपना प्लाट खरीद लिया वहीं पे और वहाँ पे कोठी बनाई। तो ये हमारे जीवन का है। अब जो हमारे पिताजी थे वो भी यहाँ पे दिल्ली में आ गए थे। उन्होंने आके अपने कुछ मित्रों के साथ वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। तो ये प्रिंटिंग प्रेस का काम उन्होंने यहीं आकर के सीखा, इससे पहले उनको तजुर्बा नहीं था इस काम का? प्रिंटिंग प्रेस का उनको कोई तजुर्बा नहीं था। उनका सिर्फ ये था कि हैंड राइटिंग उनका बहुत अच्छा था, इसलिए वो प्रेस में उस समय लिखने के बाद वो उसको प्रिंट किया करते थे। तो वो लिखते थे, नक्शे भी बनाते थे, और जो काम को जानने वाले थे 2 और साथी थे उनके, जो काम को समझते थे, जो मशीन को चला सकते थे। मशीनें उस समय जर्मनी से आती थीं और मेरा छोटा भाई वहाँ पे मशीन मैन बन गया। पिताजी भी हमारे वहीं पे पार्टनर थे और हमारा भाई भी छोटा वहीं पे काम। ये प्रिंटिंग प्रेस पुरानी दिल्ली में खोली थी उन्होंने? ये प्रिंटिंग प्रेस जो दिल्ली में दरियागंज के पास एक जगह है, जगत सिनेमा, सारे लोग उस जगत सिनेमा को जानते हैं, ये मुस्लिम एरिया में है। उसके बाद जो हमारी प्रेस थी वो थोड़ी अंदर की तरफ थी जगत सिनेमा के, जिसको खिड़की तफज्जुल हुसैन कहते थे, वहाँ पे थी। उसमें जो पार्टनर थे श्री हंसराज जी, श्री भगवान दास जी, श्री मूलचंद जी और हमारे पिताजी। ये और सब प्रिंटिंग प्रेस का जो नाम था वो भी, जहाँ तक मुझको ध्यान आता है, बड़ा फेमस थी वहाँ उस एरिया में प्रिंटिंग प्रेस। वो जो प्रिंटिंग प्रेस था बहुत खास काम करते थे, बहुत अच्छा। क्या नाम था उस प्रिंटिंग प्रेस का? नाम था कैपिटल ऑफसेट प्रिंटर्स। कैपिटल ऑफसेट प्रिंटर्स। तो वो अच्छा काम करते थे, इसलिए दूर दूर से लोग काम करवाने के लिए वहाँ पे आया करते थे। और कुछ पूछना है बताइए। हाँ जी, जब ये आपके फादर प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे थे तो उस टाइम में आपने अपना जो कॉलेज का एजुकेशन है वो साथ साथ आपने कंप्लीट किया। हाँ। और फिर कंप्लीट करने के बाद में फिर आप अपने किस प्रोफेशन में गए? मैंने दिल्ली में रहते हुए रामजस कॉलेज से BSc पढ़ी, BSc का कोर्स किया। यूनिवर्सिटी भी साथ है, प्रैक्टिकल्स वगैरह वहाँ होते थे, तो BSc मैंने कर ली। BSc के बाद मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। इंजीनियरिंग में मैं आगरा में एडमिट भी हो गया, लेकिन मेरी उम्र कुछ ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप ओवर एज हो गए, इसलिए मुझे वहाँ से छोड़ के आना पड़ा। फिर उस समय मेरा एक दोस्त था जो मेरे बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। उसने कहा कि मैं तो टीचिंग के लिए रोहतक में जा रहा हूँ B.Ed करने के लिए, आप भी मेरे साथ चलो, भिवानी में आपको एडमिशन मिल जाएगी।
तो मैं उसके कहने से ही भिवानी में चला गया और मेरे को वहाँ पे बीएड में एडमिशन मिल गई। बीएड वहाँ से पास किया तो बीएससी बीएड हो गया, तुरंत मुझे नौकरी मिल गई, क्योंकि उस समय साइंस पढ़ने वालों की, साइंस टीचरों की बहुत कमी थी। तो मैं उसके बाद टीचर बन गया। लेकिन मैंने देखा कि बीएससी बीएड करने के बाद आगे भी एवेन्यूज़ हैं, तो फिर मैंने रात पहले दिन में मैं नौकरी करता था, स्कूल में पढ़ाता था, और शाम को मैं फिर अपने आप आगे पढ़ने के लिए दिल्ली में कॉलेज ऑफ इवनिंग स्टडीज़ एक होता था, वहाँ पे मैं रात को पढ़ने के लिए जाता था। तो 2 साल मैंने एमए मैथमेटिक्स की तैयारी की और वहाँ से मैं पास हुआ। जैसे मैंने एमए पास की तो मैं एमए बीएड हो गया और तुरंत मुझे अगली जो पोस्ट है जिसको कहते हैं पीजीटी, वो मुझे प्राप्त हो गई। तो मैं अब 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाला पीजीटी टीचर बन गया। ये जो टीचिंग लाइन में जब आप पीजी टीचर बने थे तो कौन से स्कूल में आपने ज़्यादा अपना टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो समय बिताया है? सबसे पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल कालका जी में आया, जहाँ पे प्रिंसिपल श्री बसंत लाल जी होते थे। वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, उनसे भी सीखने को मिला, और वहाँ से मैंने अपने आप को संभाल लिया कि मैं अब थोड़ा कमाने के लायक हो गया। उसके बाद फिर मैंने, जब हम लाजपत नगर में थे, तब हमने गवर्नमेंट स्कूल लाजपत नगर में एज ए पीजीटी मैंने काम किया। जो लाजपत नगर में मेन रिंग रोड के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल है, हाँ, जो अभी भी वो स्कूल वन ऑफ दी गुड गवर्नमेंट स्कूल माना जाता हाँ, है। तो उसी स्कूल में मैंने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जो मेरे बच्चे थे बहुत ही होनहार होते थे, वहाँ पे मैंने बच्चों के साथ इतनी मेहनत की कि बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में से डिस्टिंक्शन दे के आया करते थे, और मैं सब स्कूल में एक अच्छे टीचर की नीयत से, नज़र से देखा जाता था। उसके बाद जब मैंने ये किया काम, तो मेरे पिताजी क्योंकि प्रिंटिंग लाइन में थे, मेरा रुझान उधर भी था कुछ। आपका जब ये टीचिंग का प्रोफेशन चल रहा था तो आपकी जो मैरिज है वो इस टीचिंग प्रोफेशन के में जाने के बाद में हुई या पहले आपकी मैरिज हो गई थी? जब मेरी नौकरी लगी बीएससी बीएड करने के बाद, उस नौकरी के 2 या 3 साल के बाद मेरी शादी हुई। शादी मेरी 1961 में हुई। तो मैंने अपनी बीएससी 1957 में की। 1957 में मैंने बीएससी की, फिर मैंने बीएड की 58 में। उसके बाद फिर मुझे 59 में नौकरी मिल गई। तो नौकरी के बाद ही मैंने शादी की, उससे पहले नहीं की। अब आपकी शादी जो है वो दिल्ली एरिया में ही हुई या वो दूसरे कहीं स्टेट में? मेरे पिताजी के एक अच्छे दोस्त थे श्री रामचंद्र जी। वो रामचंद्र जी मेरे पिताजी के पास आए, क्योंकि दोस्ती थी। वो कहने लगे मेरी लड़की है, उसके लिए लड़का चाहिए, कोई लड़का बताओ। तो जब उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जब तेरा बेटा बैठा है और नौकरी भी कर रहा है, फिर तू मुझे दूसरे की लड़के क्यों बता रहा है, आओ हम हाथ मिला लें। तो उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और मेरे देखे बिना ही उन्होंने मेरी शादी तय कर। तो मतलब इसका ये है कि आपकी शादी तय हो गई तब आपने और
आपने एक दूसरे को देखा? जब शादी उन्होंने ज़बानी तय कर दी, लेकिन सगाई नहीं हुई। जो दोस्त आपस में पक्की बात कर लेते हैं तो वो अपनी उस बात के ऊपर अडिग रहते हैं, चाहे कुछ लेन देन हो या ना हो। लेकिन उसके कुछ समय के बाद, लगभग 6 महीने के बाद सगाई हुई, और उसके बाद फिर सगाई के लगभग मैं समझता हूँ 1 साल के बाद मेरी शादी हुई। मेरी शादी 1961 में हुई और मेरी पहली बेटी रजनी 1962 में पैदा। यहाँ पर मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि रखेजा साहब मेरे फादर इन लॉ हैं और इनकी बेटी रजनी मेरी वाइफ हैं, और अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो रजनी की मम्मी और इनकी शादी जो हुई उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो रखेजा साहब, वहां से फिर आपकी लाइफ और आगे जीवन का, क्योंकि एक लंबा अनुभव है आपके साथ जुड़ा हुआ, आपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों को डील किया है और हमेशा लाइफ में आगे ही बढ़ना सीखा है। तो इसके बाद फिर आप टीचिंग के साथ साथ प्रिंटिंग वाले प्रोफेशन में भी आपने अपने को इन्वॉल्व किया। जब मैं टीचर था, मेरे पिताजी प्रिंटिंग प्रेस में थे। हालांकि मैं अच्छा कमा रहा था, फिर भी वो मुझे कहा करते थे कि तू प्रेस में आना चाहता है? तो मैं उसको कहता था, प्रेस में जो है ये जो काम कर रहे हैं इनके देखो हाथ काले हैं, ये है वो है। वो कहने लगे देखो मैं तुम्हें जर्मनी भेजूंगा। वहाँ पे जर्मन आया हुआ था जो मशीन को फिट कर रहा था। ना जाने उस समय क्या था कि हम नौकरी करेंगे, हम अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। मन में ये तमन्ना जरूर थी, तो हमने जी तोड़ मेहनत की उस लाइन में। और मैं जो है बीएससी के बाद एमएससी या एमए मैथमेटिक्स वो भी मैंने किया, नौकरी भी अच्छी मिल गई। फिर भी मन में बार बार ये थी कि मैं अपने पिताजी के साथ क्यों ना काम करूं। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे कहा तुम अपनी नौकरी भी करते रहो, लेकिन धीरे धीरे अपना काम जो है प्रिंटिंग का ये भी चालू करो। तो हमने वहाँ पे अपने घर में ही, घर बड़ा था, अपने एक्चुअल घर में नहीं, दूर हमारा दूसरे 2 भी घर थे, 2 घर। तो वहाँ पे हमने प्रेस लगाई। तो मैं स्कूल से आने के बाद प्रेस वाली जगह पे चला जाता था और प्रिंटिंग का काम करने लगा। इसी तरह से जब उन्होंने स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली कि घरों में कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो फिर हमने अप्लाई किया नोएडा अथॉरिटी में। तो नोएडा अथॉरिटी वालों ने हमको एक जगह दे दी नोएडा में, सेक्टर 2 में। मैंने उस फैक्ट्री को बनाया, थोड़ा लोन लिया, कुछ अपने पैसे बनाए और एक बहुत अच्छी बिल्डिंग वहाँ बना के प्रिंटिंग का काम शुरू किया। और धीरे धीरे मैं अपना टीचिंग के काम से अपना मन हटा के इस बिजनेस के काम में लगाने लगा। तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे टीचर से एक बिजनेसमैन बन गए। हाँ, तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। उसमें मुझे सारे बेनिफिट मिल गए जो रिटायर्ड आदमी को मिलते हैं। तो फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया और टीचिंग का काम छोड़ दिया। आपके पास एक लंबा अनुभव है, एक लंबा आपके पास में तजुर्बा है और शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जिससे कि हमको और सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। तो रखेजा साहब, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और आगे भी आपसे एक बार फिर हम बातचीत करके उसको रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हम ये सारी जो बात है वो अपने व्यूअर्स को और दूसरे लोगों को, परिवार के लोगों को शेयर कर सकें। इतनी बार मैं अंत में कहना चाहूँगा
कि कोई भी सफलता आपको बिना मेहनत किए, बिना लगन से काम किए नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो और सफलता मिल जाए, ये संभव कभी नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न लगे हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। बिल्कुल सही बात आपने कही है और मुझे लगता है कि सुनने वालों को सबको इस बातों से, इस अनुभव से काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा और हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और फिर और भी अनुभव आपके जीवन के शेयर करेंगे। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते, मेरी ओर से सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू व्यूअर्स।